चलिए बच्चों, फटाफट शेयर कर दीजिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशन यूपी ट्रिपल एस सी जेई एंड यूपी आरविनल जेई। बच्चों 6000 प्लस क्वेश्चंस की हम लोग सीरीज चला रहे हैं। 6000 प्लस क्वेश्चंस की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि 60 डेज में 60 दिन में आपको लगभग 6000 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, जिसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स, सारी चीज़ मैं कराऊंगा। 3 से 4 फ्लूइड मैकेनिक्स है, 4 से 5 थर्मोडायनेमिक्स चलेगा। और ये क्वेश्चंस आप कोई भी एग्जाम देने वाले हों, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी देने वाले हों, चाहे आप एसएससी जेई देने वाले हों, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हों, सबके लिए काम आएंगी। और विशेष रूप से स्टेट जेई के एग्जामिनेशन के लिए तो आएंगी ही आएंगी, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई और आपके सामने एक एग्जाम और है यूपी आरविनल जेई। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार सब लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप भी सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए कि अगर आप जो है यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 2018 वाली जो वैकेंसी थी, अभी 2016 वाली वैकेंसी का भी डेट आ गया है। ये एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आपके बीच होगा, तो फिर ये क्लास आपके लिए है। और अगर आप यूपी आरवीयूएनएल की तैयारी कर रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर आप मैकेनिकल के बच्चे हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए है। अगर आप डीएफसीसीआईएल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए है। आप अगर किसी भी स्टेट जेई या सेंट्रल जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये क्लास आपके लिए ही है। और इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, 6000 प्लस क्वेश्चंस, 6000 प्लस क्वेश्चंस की हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट से प्रैक्टिस कराएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि आप हर एक सब्जेक्ट पर अपना कमांड हासिल कर पाएं। फिलहाल 3 से 4 जो क्लासेस हो रही हैं, 3 to 4 मैं आपको मिलूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर के। क्या लेकर के मैं मिलूंगा? फ्लूइड मैकेनिक्स, या जैसे कुछ बच्चे हाइड्रोलिक्स भी कहते हैं। और 4 से 5 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। तो 3 से 4 में सिविल के बच्चे भी आएंगे और मैकेनिकल के बच्चे भी आएंगे। सिविल भी आएगा और मैकेनिकल भी आएगा। और 4 से 5 में कौन आएगा? यहाँ आपका सिविल भी आएगा और मैकेनिकल वाले भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे ओनली मैकेनिकल। ठीक है, तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, थम्स अप करके बता दीजिए कि आप सब लोग आ गए हैं। तो मैं इस क्लास को प्रॉपर तरीके से फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दूं। जैसा कि आपसे प्रॉमिस था कि हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। बच्चों, आप मेरी क्लासेस अगर देखेंगे तो जो मेरी प्लानिंग है, किस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको एफएम में करा रहा हूं। एफएम में कुल 15 चैप्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 15 चैप्टर्स हैं। 1 to 15 15 चैप्टर हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है हाइड्रोलिक मशीन, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। उसमें मुश्किल से 3 या 4 चैप्टर्स होते हैं। इसका एक कंबाइंड पैकेज मैं आपको दे रहा हूं, कंबाइंड पैकेज दे रहा हूं। यानी कि ना, पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 से रहेगा, दूसरा चैप्टर 2 से, तीसरा चैप्टर 4 से, चौथा चैप्टर 8 से, फिर चैप्टर 9 से, चैप्टर 12 से, अगला एफएम का आ जाएगा, हाइड्रोलिक मशीन का आ जाएगा, एक पंप का, एक टरबाइन का। यानी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं ऑन द डिफरेंट चैप्टर्स, जिससे एक दिन में पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर लेंगे। पूरा सिलेबस आपके दिमाग में 360 डिग्री घूम जाएगा। और यही जरूरत है, यही करना है आपको। अब वो समय नहीं है कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अब वो समय है कि फटाफट सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ। इतना पढ़ते हैं आप साल भर में, इतना पढ़ने के बाद जो 3 घंटे में निकाल दिया बेहतर तरीके से अपना सारा ज्ञान, वही सेलेक्ट होता है बच्चों। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो लोग, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, शायद अभी मैसेज नहीं गया होगा, कुछ लोग मैसेज जाने के बाद आते हैं। आप 3 बजे आ जाए करिए, 3 बजे के बाद मैं आपके सामने मिल ही जाऊंगा। ठीक है,
एक बार सबको शेयर करना चाहिए, सब लोग शेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए। जो लोग नए आए हैं, जिनकी आज पहली क्लास है, उपेंद्र की पहली क्लास है। उपेंद्र बीच में आ रहे थे और बीच में नहीं आ पाए, इधर पहले आ रहे थे। तो जो लोग नए आए हैं वो लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए बच्चों। यूपी ट्रिपल एस सी जेई या यूपी आरविनल जो भी आपने भरा है, 60 डेज, दीज 60 डेज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। 60 दिन में मैं आपको उस लेवल पे पहुंचा दूंगा। आप देखिएगा कि आप महसूस करेंगे कि आपके पास खजाना है क्वेश्चंस का। जो खजाना मेरे पास है मैं पूरा आप पे लुटाने वाला हूं। आप इसका पूरा मजा लीजिए, सारे क्वेश्चन सीखिए। और क्वेश्चन ही नहीं सिखाऊंगा, उससे जुड़े, उससे एसोसिएटेड हर एक कॉन्सेप्ट पर भी प्रॉपर तरीके से बातचीत करूंगा। हेलो हेलो सत्येंद्र, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं जो लल्लू बुद्धू टाइप के क्वेश्चन है, जो कोई भी कर लेता है, कोई भी करा देता है। ऐसा तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप फंस जाते हैं, जो नहीं निकल पाता आपसे, वो सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आइए, अच्छे सवाल लगाते समय ना सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए गिवन, क्या क्या दिया हुआ है। अगर ये दिया, जान गए आप कि क्या दिया है, तो क्या निकालना है ये आप तुरंत जान जाएंगे। क्या क्या दिया हुआ है बताइए। डायनामिक विस्कोसिटी आपसे पूछ रहा है। और क्या गिवन है आपको? रिलेटिव डेंसिटी, फ्लूइड की, जो फ्लूइड है उस फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। बच्चों मैंने कई बार बताया है ना कि रिलेटिव डेंसिटी जहां भी दिया हुआ हो, सीधे सीधे एक काम किया करो। जितनी भी दी हुई है 0.85 दिया हुआ है, इसका बस इतना सा मतलब है कि ये चाहता है आपसे कि आप डेंसिटी निकाल लो। रिलेटिव डेंसिटी कहीं भी दिया हुआ हो ना, सीधे उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो, डेंसिटी निकल के आ जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 85 आ जाएगा। बोलो भाई, 85 तो यही कर देगा, 850 आ जाएगा। बोलो, रिलेटिव डेंसिटी देने का मतलब ये है कि वो चाहता है आपसे कि आप डेंसिटी निकाल लो केजी पर मीटर क्यूब में। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या दिया हुआ है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू होता है। और पूछा है डायनामिक विस्कोसिटी म्यू होता है। काइनेमेटिक और डायनामिक्स में एक रिलेशन होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू बाई रो। यही तो होता है ना। बोलो यार, अगर यहां से आप म्यू निकालेंगे तो ये न्यू इंटू रो हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है यार, ये दिया हुआ है और आपको ये भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं, रो भी दिया हुआ है, म्यू निकालना है। बस एक समस्या ये है, और वो समस्या फ्लूइड में बार बार आएगी अगर आप यूनिट चेंज करना नहीं जानते तो। यूनिट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं। देखो यहां सेंटी स्टोक दिया है। सेंटी स्टोक को जब आप चेंज करेंगे, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो दिया हुआ है, जो न्यू दिया हुआ है, इट इज गिवन 2.5 सेंटी स्टोक। तो इसको चेंज करोगे जब, तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे तब ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड में हो जाएगा। तो न्यू की ये वैल्यू आ गई। डेंसिटी की वैल्यू 850 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। निकालना क्या है? न्यू इज इक्वल टू होता है म्यू बाई रो। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू इंटू रो। न्यू की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू रो की वैल्यू है 850। इसको पूरा सॉल्व करोगे, यहाँ पे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड में आपको म्यू की वैल्यू यानी डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। बोलो भाई, हो जाएगी कि नहीं? 850 गुणित 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6। बोलो एक बार सब लोग शेयर कर दो यार। सर 1111 सेंट्री स्टोक इक्वल टू हाउ मच?
क्या बोल रहा है बच्चा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ शेयर कर दो, नोट करा भैया, बोलो भाई। आई थिंक 2.125 इंटू 10⁻³ आएगा, यानी कि इसमें बी आंसर आएगा, आई थिंक ना, ये आएगा। बोलो भाई, जिन लोगों ने लगाया बी आंसर आया क्या? कुछ लोगों ने लगाया है। बोलो भैया, सेंटी स्ट्रोक क्या होती है? सेंटी स्ट्रोक क्या है? सेंटी, देखो इसकी एक जो यूनिट है, ऐसे समझो, देखो अगर आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी को देखोगे ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को देखोगे, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। और अगर इसकी हम सीजीएस यूनिट देखेंगे, ये तो एमकेएस यूनिट हो गई ना, सीजीएस देखेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्ट्रोक। और स्ट्रोक कैसी है? बड़ी यूनिट है। एक स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटी स्ट्रोक। बोलो, जिन लोगों को नहीं पता है नोट कर लो। तो एक सेंटी स्ट्रोक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/100 स्ट्रोक। समझ में आया ना? स्ट्रोक, सेंटी स्ट्रोक, सारे डाउट क्लियर हो गए? बोलो भैया, समझ में आ गया? सारे डाउट्स क्लियर हुए? आंसर आया कि नहीं? कितना आंसर आया इसका? बी आंसर आ रहा है? सब लोग बताओ जरा, मैं देख लूं जरा कितना आप लोगों ने कमेंट किया है। आई थिंक बी ही किया है शायद। हाँ, ज्यादातर लोगों ने बी आंसर कमेंट किया है। दीपक केसरी, आपकी बात का जवाब मिल गया बेटा। एक बार सब लोग थम्स अप करके बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं? अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आएगा तो 1000 में से ज्यादातर बच्चा ये सवाल नहीं कर पाएगा। आप खुद सहमत हैं कि नहीं इस बात से? आप भी न कर पाते अगर सही तरीके से ढंग से न बताया जाए तो। ठीक है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ओके ओके, तो ये सवाल आपके समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो बड़ा आसान है। क्या इसका आंसर होना चाहिए? बताइए जरा, क्या इसका आंसर होना चाहिए? न्यूटोनियन, द फ्लूइड विच ओबेज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, इसका नाम क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। क्या वो रियल फ्लूइड है? भैया रियल फ्लूइड है तभी तो विस्कोसिटी है, रियल फ्लूइड है तभी तो विस्कोसिटी है। परफेक्ट फ्लूइड में, आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होती है। यहां पर क्या होगा? नो विस्कोसिटी। यहां पे विस्कोसिटी का कोई चक्कर ही नहीं है। जब विस्कोसिटी का चक्कर नहीं होगा तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आएगा ही नहीं। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। देखिए, कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल वाले भी लगवाता हूं। आसान वाले क्यों लगवाता हूं? तो कि आसान वाले भूल न जाएं, रिवीजन भी जरूरी है ना। मुश्किल वाले क्यों लगवाता हूं? क्योंकि मुश्किल वाले तो लगाना जरूरी ही है, वही तो आपको मार्क्स दिलाएंगे। इसको स्क्रीन सीधा कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये सवाल लगाइए, बहुत अच्छा सवाल है। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। लगाइए फटाफट, इसका आंसर बताइए। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बोलिए भाई। हाँ, अभी देखो सही है। आप लोग लाइक, एक बार जितने लोग देख रहे हैं सेशन को, सब लोग लाइक कर दीजिए सेशन, प्लीज लाइक द सेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। कह रहा है इफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज दिस, द गेज प्रेशर इनसाइड अ रेन ड्रॉप इज दिस विल बी। गेज प्रेशर पूछ रहा है। ऐसे सवालों में ना बच्चा, सबसे पहले क्या देखना होता है आपको ना, आपको देखना है दिया क्या है। 3 चीजें दी हुई, या तो ड्रॉप दिया होगा, या तो सोप बबल दिया होगा, या तो एयर बबल दिया होगा। 3 चीजें दी हुई होंगी, 3 में एक दिया होगा। तीनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। अगर ड्रॉप दिया है तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो, PD/4। यही तो हो जाएगा। बोलो यार, ड्रॉप दिया है तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा? PD/4।
बोलो, यहां से P पूछ रहा है तो 4 सिग्मा अपॉन डी इज इक्वल टू पी हो जाएगा। P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू 0.073673 ही दिया है, और D की वैल्यू 1 mm है ना, तो 1 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। देखो जो 1 mm दिया हुआ है, 1 mm को चेंज करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तभी तो मीटर बनेगा। 3 का आंसर क्या होगा बताओ, 3 का आंसर क्या होगा बताओ, कितना आएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 292 आएगा। बोलो भैया, जल्दी से शेयर करो इसको, 40 प्लस कराओ भाई, 50 कराओ, 37 35 लगे हैं, अर्धशतक लगना चाहिए आज। फटाफट शेयर करिए, हर एक बालक अगर 2 बालकों से शेयर करेगा या बालिकाओं से भी तो 2 38 लोग हैं, तुरंत हो जाएंगे कितने, बोलो भैया 76 हो जाएंगे, 39 हो गए, 40 कराओ जल्दी से फटाफट। सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अ यूनिक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। और जैसा आपको सेशन जैसा लग रहा है ना, थम्स अप करके बताओ, अरे खराब लगे तो डिसलाइक कर दो, 4 लोग डिसलाइक करे तो हैं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, लाइक या डिसलाइक जो भी आपको लगता है करके बताओ, तो हमें समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं, हम आपका भला कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं भला कर पा रहे हैं तो क्यों ही पढ़ाएंगे, भला कर पा रहे तो पढ़ाएंगे ना, हम तो भला करना चाह रहे हैं ना। पसंद आ रहा हो तो वो भी बताओ, लेकिन लाइक डिसलाइक जो भी करना है करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 तो क्या है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। 4 से बढ़िया मैंने क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, आई हैव नेवर सीन। मजा आ गया क्वेश्चन लगा करके। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको फिजिक्स भी आनी चाहिए, डायमेंशन एनालिसिस भी आनी चाहिए, आपको फ्लूइड मैकेनिक्स भी आनी चाहिए, आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी आनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आएंगे तब ये क्वेश्चन लगेगा। इस क्वेश्चन में ना ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके चक्कर में मत पड़ो, सीधे सीधे ये समझो कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक फार्मूला होता है, एक कह रहा है कि फार्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू बी डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर स्क्वायर दिया है, एक फॉर्मूला होता है। इस तरह का कोई फॉर्मूला है, हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि बी की डायमेंशन निकाल दो। क्या कह रहा है, बी की डायमेंशन निकाल दो। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, वीमा, बी की वीमा निकाल दो बस। विमीय विश्लेषण जिन्होंने पढ़ा है, जिन लोगों ने विमीय विश्लेषण पढ़ा है कक्षा 11 की क्लास में, कक्षा 11 के विषयों में, फिजिक्स में, भौतिकी में, वो फटाक से निकाल लेंगे। सवाल है फ्लूइड मैकेनिक्स का, देखो ना कितना भयंकर सा सवाल लग रहा है। सवाल को देखो जरा, सवाल की लंबाई देखो, सवाल की लंबाई देखो, ये रही सवाल की लंबाई, सवाल की चौड़ाई देखो, ये रही सवाल की चौड़ाई, लेकिन सवाल में दम नहीं है, यूं खट से निकलेगा। अगर आपने सही से 11th पढ़ा है तो भी आप निकाल लेंगे। सवाल में ही मैं हमेशा बोलता हूं, याद रखना, यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न यार, यू नीड टू लर्न हाउ टू लर्न। पहले ये सीखो कि सीखते कैसे हैं, पहले ये पढ़ो कि पढ़ते कैसे हैं, उसके बाद पढ़ना। पढ़ाई बहुत दूर की चीज है, पहले सीखो कि सीखते कैसे हैं। कैसे सीखते हैं सिखा रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले को नोट कर रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। टाउ इज इक्वल टू दिया हुआ है बी डी यू अपॉन डी वाई टू द स्क्वायर टू द पावर 2। कह रहा है बी की बीमा चाहिए, कोई बात नहीं, इसकी बीमा कितनी होती है, ये फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। बोलो भैया हो जाएगा, मेरे साथ सब लोग करो। बी की बीमा अभी फट से निकल के आएगी। ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी, नीचे वाई है यानी ये है लेंथ, मैं आपके सामने निकाल रहा हूं। आपको क्लास अच्छी लग रही हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, थम्स अप करके बताओ, शेयर वेयर कर दो, ठीक है ना, व्हाट्सएप जहां भी करते हो आप, फेसबुक वगैरह पे। फोर्स मतलब फोर्स की बीमा कितनी होती है, एम एल टी के पावर -2। एरिया की बीमा एल स्क्वायर होती है। अगर इतना भी नहीं आता तो तैयारी करना छोड़ दो। वेलोसिटी की बीमा होती है एल टी के पावर -2 अपॉन एल। मैं सोचो कितना कमजोर बच्चा था फिजिक्स में, लेकिन मुझे सब आता है, तो तुम लोग तो तेज बच्चे हो। देखो क्या क्या कटेगा, कुछ कटेगा, देखो इस एल से एल, ये एल मर गया, टी के पावर -2 से टी के पावर -2 मर गया, और कुछ मरेगा, इस एल से ये एल मर जाएगा, तो बी की बीमा क्या निकल के आ जाएगी, बी की बीमा निकल के आ जाएगी यम एल इनवर्स। मुझे तो यही लग रहा है, यही आनी चाहिए, बताओ यार। यम एल इनवर्स आ रहा है, कहीं है एम एल इनवर्स है कहीं ऑप्शन में, डी ऑप्शन में है, डी मेरा आंसर डी आ रहा है, मेरा आंसर डी आ रहा है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, एक बार आप नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट गया, एक बार आप नोट कर लीजिए, बढ़िया से नोट करना हो तो।
अगर आपको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट गया। ऐसे सवाल लगाते हैं। ये सवाल देख करके ना बच्चा हमसे बोलेगा, सवाल देख के बच्चा हमसे बोलेगा सर पता है ना सर, फ्लूइड पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। फ्लूइड पे आया था? हाँ जी फ्लूइड पे आया था सर, मार शियर स्ट्रेस विस्ट्रेस फ्लूइड व्लूइड पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। अरे फ्लूइड का क्वेश्चन नहीं है यार, ये क्वेश्चन विमी विश्लेषण का है, ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का है। आपको डायमेंशन एनालिसिस नहीं आता, आपको सही से मैथ नहीं आती, आपको सही से फिजिक्स नहीं आता, आपको सही से केमिस्ट्री नहीं आती, इसलिए आपको सही से मैकेनिकल नहीं आती, इसलिए आपको सही से सिविल नहीं आती। बात समझ रहे हो ना? सही से सब पढ़ोगे तो सब सही हो जाएगा, गड़बड़ सब पढ़ोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो फटाफट शेयर करो सब लोग इस वीडियो को। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है, सीधे रट्टा मार सकते हो, रट्टा मारा ही होगा। सीधे आंसर बताओ, लाइक करके बताओ, थम्स अप करके बताओ कि बात समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? गेज प्रेशर क्या होता है? क्या होता है गेज प्रेशर? बोलो क्या आंसर होगा? इसको मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल क्वेश्चन है। जहां भी पढ़ा होगा, जिस भी टीचर से पढ़ा होगा, राम खिलावन राम पदारथ राम आदर्श सर से जिससे पढ़ा होगा, सबने बताया होगा, जीडी सर ने भी जिसको पढ़ाया बताया होगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? कुछ बालक मुझे आज नहीं दिख रहे हैं, मोहित नहीं दिख रहा, समीक्षा नहीं दिख रही है, बाकी कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, प्रभात भी नहीं दिख रहा है। आप लोग हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट लिख के बताइए। हाँ जल्दी बताइए भाई। सत्यम साहू देखिए आ गए हैं, पुराने बच्चे भी कुछ आ गए हैं हमारे जो हमसे पढ़ते थे। बढ़िया, अच्छा अच्छा, हाँ समीक्षा है, अच्छा मौका है, तुम लोग पढ़ लो एक बार। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें, इसमें क्या एक्सप्लेन करें। अच्छा इसमें अगर डाउट तुम लोग को होता हो ना बताना, किसी दिन थ्योरी क्लास ले लेंगे। सारे प्रेशर के जितने टाइप के प्रेशर होते हैं ना, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, फला प्रेशर, धिमकाना प्रेशर, सब पे ले लेंगे क्लास। अगर डाउट हो तो बताना तुम लोग को बता रहा हूं। संडे, एवरी संडे जानते हो क्या होने वाला है? एवरी संडे, इतवार को, संडे को क्या होगा? संडे को पहली बात तो संडे होगा, ठीक है ना, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है संडे को क्या होगा? टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है। टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है। कभी थर्मोडायनेमिक्स पे, कभी फ्लूइड पे, कभी सोम पे, कभी मैकेनिक्स पे, कभी आरएसी पे, कभी हीट ट्रांसफर, कभी पावर प्लांट, कभी प्रोडक्शन। मैं हर संडे टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। इस संडे क्या लेके आ रहा हूं, कल परसों तक अनाउंस हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तफरी करना चाहते हैं, तो तफरी करने के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो बच्चों का दिल तो गदगद होता ही है, टीचर का दिल भी गदगद हो जाता है, क्योंकि ये सवाल वही कर पाएगा, ये सवाल वही कर पाएगा, ये सवाल वही कर पाएगा जिसको एफएम प्लस सोम दोनों का ज्ञान हो। ये वही तो कर पाएगा, जिसको दोनों पता है वही कर पाएगा, जिसको एक नहीं पता है वो नहीं कर पाएगा। ये बात आप जान लीजिए। बताओ भाई, प्रेजेंट प्रेजेंट बेबी, हाँ ओके 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 ओके। दीपक जवाब दे रहे हैं 6 का डी पार्ट होगा, कह रहे हैं नहीं 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 6 का डी पार्ट कैसे होगा? अरे गड़बड़ हो रहा है, फिर से देखो फिर से देखो, बताओ आंसर। मैं हट जाया करूं क्या? तुम लोग को दिखता नहीं है ना, छोटा सा बोर्ड है, छोटा सा कैमरा, और तुम्हारे सर भी छोटे से हैं, सब पूरा छेक लेता है। मैं हट जा रहा हूं, तुम लोग देख लो बढ़िया से पढ़ के बताओ, गलती नहीं करने का है। अरे मोहर सर्किल पूछा है ना, मोहर सर्किल तो जो लोग हमसे पढ़े हैं वो तो मास्टर हो गए होंगे, और जो हमसे नहीं पढ़े हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि हमसे किसी मुझसे भी बहुत अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो पहले से मास्टर होंगे। बात समझ में आया ना? बोलो। जो लोग डी बोल रहे हैं, डी आंसर नहीं सही होगा यार। डी वालों थोड़ा ध्यान दो ना। क्या होगा? रेस्ट में है, फ्लूइड रेस्ट में है। रेस्ट वाले फ्लूइड में टाउ कहां आएगा? फ्लूइड रेस्ट में है ना समीक्षा, फ्लूइड रेस्ट में है। रेस्ट में होने का मतलब टाउ 0 है, और टाउ 0 है तो क्या हमारा इधर हम जाएंगे वाई एक्सिस पे? क्या हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। अरे टाउ 0 है ना, कहां रहेंगे? इस वाले एक्सिस पे। कहां मिलेगा? यहां कहीं मिल सकता है। सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग थम्स अप करके बताओ एक बार कि तुम लोग तक बात मेरी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। हम फर्जी यहां चिल्लाए पड़े हैं, तुम लोग बात समझ नहीं पा रहे हो। एक बार सब लोग थम्स अप करके बताओ। बी शुड बी द, सी शुड बी द करेक्ट आंसर, नॉट बी, नॉट डी। बोलो भैया।
समझ में आ रहा है ना भैया? देखो कह रहा है कि मोहर सर्किल, मोहर सर्किल होता क्या है? मोहर सर्किल होता क्या है? देखो इधर इधर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वाई एक्सिस में, और इधर क्या प्लॉट करते हैं? इधर क्या प्लॉट करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। अरे इसको क्या बोलते हैं? इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं यार। सर्किल एक रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है बताने का। इस तरह से सर्किल वर्किल बनती है। यहां नहीं बन रही है सर्किल, यहां पे पॉइंट बन रहा है। टाउ इज इक्वल टू 0 है क्योंकि रेस्ट की बात हो रही है। मोहर सर्किल एक पॉइंट के रूप में मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक पॉइंट के रूप में मिलेगा। ना समझ में आता हो तो बताना, किसी दिन पढ़ा देंगे मोहर सर्किल पूरा। समझे ना? जितने लोग लाइव हैं, आपको कोई समस्या हो ना, आप मेरे नंबर पे संपर्क करिएगा। ये मेरा नंबर है। जितने हैं आज सब मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे। मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं अलग से भी, उसमें भी मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। आप सब लोग मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप सब लोग इस पे व्हाट्सएप करिएगा। सब लोग व्हाट्सएप करिएगा। ये किसका नंबर है? ये जीडी पांडे का नंबर है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ना, सवाल बदला, चैप्टर बदल गया। अभी तक प्रेशर मेजरमेंट में थे, फिर फ्लूइड स्टैटिक्स में आए, अभी कहां आ गए? बायोंसी एंड फ्लोटेशन में। सवाल बदला, चैप्टर बदल गया। हर एक चैप्टर रिवाइज करा दे रहा हूं एक साथ। कहां आ गए आप? बायोंसी एंड फ्लोटेशन में। हर दिन हर कुछ पढ़ना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। बताओ, मेटासेंट्रिक हाइट पे क्वेश्चन आया है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? मेटासेंट्रिक हाइट वाले का आंसर क्या होगा बताओ? बोलो भाई, क्या आंसर होगा? अचानक से 7 का आंसर बोलो क्या होगा भाई? बताओ 7 का आंसर। कुछ लोग लाइव नहीं दिख रहे हैं, चले गए हैं या डिस्कनेक्ट हो गया है नेट। एक तो नेट का बड़ा इशू है, जियो वालों के साथ बहुत इशू है। सबके साथ है, जियो के साथ ही क्यों कहा जाए। फटाफट आ जाओ जो लोग लाइव नहीं दिख रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लगता है कुछ बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा बताओ? देखो 7 का कुछ लोग ए बताएंगे, कुछ लोग बी बताएंगे, कुछ लोग सी बताएंगे। ए बी सी तीनों थोड़े होगा। 7 का सी होगा या बी होगा या ए होगा? मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार कराए हैं इसी इन्हीं तरह की क्लासेस में। अब आपसे उम्मीद है कि आप सही सही करके बताएंगे। बाकी जनता कहाँ चली गई? जरा एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग हैं ऑनलाइन में। यही दिक्कत है ना, नेटवर्क इशू बहुत आता है। और अभी तो जियो के साथ बहुत नेटवर्क इशू आता है, बच्चे बोलते हैं फ्लक्चुएट बहुत करता है। इट शुड बी सी पार्ट, इट शुड बी सी पार्ट, 7 शुड बी सी पार्ट। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने कई बार दिया है अपनी क्लासेस में, ठीक है ना। नेटवर्क गया सर, नेट नॉट वर्किंग। हाँ मुझे लगा, क्योंकि 40-42 लोग थे, अचानक से 26-27 लोग आ गए, तो ज़रूर मुझे समझ आया नेटवर्क का इशू है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ तो सबको काम नहीं आ सकता, तो ज़रूर नेटवर्क का इशू रहा होगा, नेटवर्क की समस्या रही होगी। बेटा मेटासेंट्रिक हाइट को मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। आप वो क्लासेस देख लो ना पिछली वाली, बहुत सिंपल क्लासेस हैं यार, बहुत सिंपल फंडा है। मेटासेंट्रिक हाइट जो है, कह रहा है ऑफ अ पैसेंजर शिप इज केप्ट लोअर देन दैट ऑफ नवल शिप अ कार्गो शिप। दिस इज बिकॉज जो पैसेंजर शिप होता है ना, जो पैसेंजर शिप होता है, आपसे क्या कह रहा है मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जो पैसेंजर शिप होता है ना, जो पैसेंजर शिप होता है, ध्यान से सुनो, जो पैसेंजर शिप होता है उसका जो मेटासेंट्रिक हाइट है उसको हम लोग क्या करते हैं? कम रखते हैं। क्यों कम रखते हैं? कम रखने से क्या होगा? इट विल डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोलिंग। इससे ना रोलिंग की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, रोलिंग की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। अब सोचो आप किसी शिप में बैठे हो, दीपक ने शायद पूछा है, प्लीज एक्सप्लेन। दीपक आप सोचो आप किसी शिप में बैठे हो, वो शिप मान लो इस तरह के है, ये शिप है, मान लो आप एक शिप में बैठे हो, पानी वाली जहाज,
शिप माने पानी वाली जहाज, बचपन में पढ़ा था ना, और एरोप्लेन माने उड़ने वाली जहाज। अब शिप में बैठे हो, अब ये बहुत ज़्यादा इसका फ्रिक्वेंसी है, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, मेरा मन डोले मेरा तन डोले टाइप से। तो बताओ क्या होगा, आपको कंफर्ट फील होगा? नहीं कंफर्ट फील होगा। बात समझ में आया ना? कंफर्ट ही नहीं फील होगा, कंफर्ट नहीं फील होगा तो आपको दिक्कत आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम कम रखते हैं। कम रखने से क्या होता है कि कंफर्ट जो है आपका बढ़ जाता है, कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर बढ़ जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ें? बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटर लोअर, अरे वाटर लेवल या कुछ लिखा होगा, उसको छोड़ो, तुम मेन बात समझो कि मेटासेंट्रिक हाइट कम क्यों करते हैं, ये बताया गया है, ये एक्सप्लेन किया गया कि मेटासेंट्रिक हाइट कम क्यों करते हैं। बोलो भैया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। एक बार ना सब लोग थम्स अप करके बताइए कितने लोग हैं क्लास में, बाकी लोग के साथ क्या दिक्कत आ गया, अचानक से फ्लक्चुएट क्यों करा, मेरे को बात समझ में आई नहीं, इतना नेटवर्क का इशू क्यों आ गया? फॉर्मूला तो कई बार बताए हैं जी, बोलो यार। फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में K अपान, बोलो, ये फॉर्मूला कई बार आप पढ़े नहीं हो? बोलो भाई। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बदला, चैप्टर बदल गया। अब हम कहाँ आ गए, हम आ गए काइनेमेटिक्स में। हम कहाँ आ गए, हम आ गए काइनेमेटिक्स में। स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन, पाथ लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन, इन चारों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, 8। स्ट्रीम लाइन क्या होता है? बोलो 8 का आंसर बताओ। हाँ अभी देखो सब लोग आ गए, थम्सअप भी अभी सबका आ गया। कहाँ चले गए थे तुम लोग? खाना खाने चले गए थे क्या 3 बजे 4 बजे? तुम लोग तो 10 बजे ही खा लेते हो, दाल भात खा करके सो जाते हो। अभी तुम लोग सो भी लियोगे एक नींद। हाँ? सही कह रहा हूँ कि नहीं? चलो, एक किससे मैच कर रहा है? स्ट्रीमलाइन किससे मैच कर रहा है? स्ट्रीमलाइन क्या करता है? ट्रेसिंग ऑफ मोशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल, यानी A2 से मैच कर रहा है। बी किससे मैच कर रहा है? स्ट्रीक लाइन किससे मैच कर रहा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, ये स्ट्रीक लाइन का हो जाएगा, यानी बी आपका 3 से जा रहा है। पाथ लाइन किससे मैच कर रहा है? ये तो आपका 1 से जाएगा। ये आंसर कहीं मैच कर रहे हैं 2 3 1? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर डी होना चाहिए मुझे लगता है। 8 का आंसर शुड बी डी पार्ट ना, आप लोग भी कर पा रहे हो 8 का आंसर डी पार्ट, सही है। चलिए 9 को देखते हैं जरा, 9 देखते हैं। जो लोग अभी फ्लूइड की क्लास कर रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि 4 बजे से थर्मोडायनेमिक्स भी चलेगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग शुरुआत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआत से एकदम बेसिक से हर एक अच्छे क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, तो वो लोग साथ बने रहें और सिविल वाले बच्चे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए चीज़ों को। चलो भाई 9 का बताओ, 9 का आंसर क्या होगा? बोलो यार 9 का आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से 9 का आंसर होना चाहिए ए किससे मैच करेगा? बी इसका आना चाहिए। देखो 9 का बी आ रहा है। हाँ मैं साइड हो जा रहा हूँ यार, मैं सामने खड़ा हो गया था। 9 का बी आ रहा है कि नहीं? 9 का बी आ रहा है, बोलो। अब साइड हो गया हूं, आराम से देख लो, आराम से देख के बताओ।
क्या इसका आंसर आएगा? बताइए भाई, इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी आ रहा है आप लोगों का? कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग बी, बाकी लोग भी बी। बी ही आएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। सर आप पूरा क्वेश्चन ही ढक लेते हैं। हाँ मैं साइड हो जाता हूँ यार, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैं ऐसे ना, मतलब मैं साइड ऐसे ऐसे रहता हूँ तो आपको दिखता हूँ, साइड होके बोलता रहता हूँ। जब बोलता हूँ ना तो इसलिए मैं साइड रहता हूँ कि बोलूँगा तो आपको लगेगा मिस्टर इंडिया जैसी आवाज़ आ रही है। सर दिख नहीं रहे, खाली बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। बी आंसर आएगा इसके, उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैंने सब बहुत अच्छे से समझाया है पहले से आपको। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ये तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है यार, एनर्जी करेक्शन फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 10, बताओ 10 का आंसर क्या आएगा? बोलो 10 का आंसर क्या आएगा? एनर्जी करेक्शन फैक्टर का आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई समझाना नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। क्या इसका आंसर आएगा? मैं साइड हो जा रहा हूं, साइड हो जा रहा हूं, बताओ। देखो फॉर्मूला बताओ, आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा बोलो भाई? ए बी सी डी 10 का आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ। कुछ लोग ए बताएंगे, कुछ लोग बी बताएंगे, कुछ लोग सी बताएंगे, कुछ लोग डी बताएंगे। कलाकार हो तुम लोग। हाँ, जिन लोग को याद है वो सही बताएंगे। दीपक का आंसर देखो सही है, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, रट लो। और बहुत बार पूछता है, दोनों फार्मूले रट लेना, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। और दूसरा कौन सा है? मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ठीक है ना? ये दोनों फार्मूले रट लो। क्या करोगे? याद कर लो, रट लो, बहुत काम आएगा, समझे ना? चलो 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन अपनी तरह का ब्रॉड क्रेस्टेड वियर पे पूछा है। ऐसे क्वेश्चन मेरे को उम्मीद है कि स्टेट के एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। रटने वाले क्वेश्चन है ना, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कुछ आइडिया है आप लोग को? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 11? क्या होगा इसका आंसर? ये भी रटना ही है, सीधे रटना होता है। हालांकि कैसे आता है मुझे इसका पता है, प्रोसेस भी, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप इसको रट लो, ज्यादा सही रहेगा। स्टेट जेई वाले कई सारे क्वेश्चंस आपको रटने ही पड़ेंगे और कोई विकल्प नहीं है। कल की अपेक्षा आज लाइक करने वालों की संख्या कम है। कितने लाइक्स हैं आर्यन? 48 लाइक्स हैं ओनली। कल तुम लोगों ने क्लास में मेरी 60 लाइक्स कर दिए थे, 60। अभी 12 लाइक्स और ले आने तुम लोग को, जाओ ढूंढ के कहीं से ले आओ, मैं नहीं जानता। ठीक है, ए नहीं, इसका आंसर बी पार्ट होगा बेटा। ये क्वेश्चन है, ये है इसका फॉर्मूला। इसको आप क्या करोगे? इसको आप रट लो बेटा। ठीक है, मैं अमूमन कहता नहीं हूँ कोई चीज़ रटने के लिए, हमेशा कहता हूँ समझ के पढ़ो, लेकिन इसमें कोई समझने वाली बातें नहीं है। और समझोगे तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। समझोगे कैसे? समझोगे कैसे? समझने के लिए क्या होगा? समझने के लिए क्या होगा कि इसमें एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है।
उस फार्मूले को पहले याद करो, पहले उस फार्मूले को याद करो, उसके बाद उसमें ना स्मॉल h की वैल्यू रखो 2/3h करके, फिर एक फॉर्मूला आएगा, फिर जो फॉर्मूला आएगा ना वो यही वाला होगा। बात समझ में आया ना? तो इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन आ गया हाइड्रोलिक मशीन से। मैंने आपसे कहा है ना, मैंने आपसे बोला था कि इसी क्लास में हाइड्रोलिक मशीन भी पढ़ाऊंगा, इसी क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाऊंगा। दोनों चीजें आपको इसी क्लास में चलेंगी। हाइड्रोलिक मशीन और फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, मिक्सअप रहेगा। हाफ सेंचुरी कंप्लीट। अच्छा, उसमें लाइक वाले में चलो, लाइव लर्नर तुम लोग कंप्लीट करो हाफ सेंचुरी, तब मैं जो है समझूंगा कि मेरा एफर्ट कुछ काम आ रहा है। आप अगर ना जेन्युइन तरीके से बताइए, सही तरीके से बताइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी क्लास है तो मेरी तारीफ करिए या मेरे पूरी टीम की तारीफ करिए। आप सही सही बताइए आपके लिए काम अच्छा हो रहा है कि नहीं। जितने लोग क्लास ले रहे हैं आप सही ईमानदारी से बताइए। मतलब आप मेरी बुराई भी कर देंगे ना, मैं सुन लूंगा, अभी फिलहाल सुनने के मूड में मैं हूं। मैं वैसे हमेशा ही सुन लेता हूं बुराई। काम आपके लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं, आप लोग को हमारी मेहनत आपको महसूस हो रही कि नहीं। ऐसे ही नहीं ये क्वेश्चन बन जाते यार, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन निकालना, पिक करना, वो भी बेस्ट क्वेश्चन, वो भी जो कल न कराया हो वो वाला क्वेश्चन, परसों न कराया हो वो वाला क्वेश्चन, टाइप करवाना, फिर उसका डिटेल बताना। काम अच्छा हम लोग कर रहे हैं, काम अच्छा आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आप ईमानदारी से बताइए। मैंने नहीं करा कि आप मेरी तारीफ करिए, मेरी टीम की तारीफ करिए, ईमानदारी से बताइए। कोई कर रहा है ऐसा बताओ। इलाहाबाद में कितनी कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, फलोरी चले जाओ ना, कोचिंग कोचिंग है। कोई कर रहा है? कोई टीचर में थोड़ा पढ़ा देगा बाकी छोड़ देगा, 4 क्वेश्चन लगाएगा। एक दो क्वेश्चन टीचर है 4 क्वेश्चन लगा देते हैं, उसको ऐसे लेके आते हैं जैसे वो पता नहीं क्या अमृत है, ये पढ़ लिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होगा उसको पढ़ने से। जो ये वाले हैं ना कि 4 क्वेश्चन लगा लिया, 6 क्वेश्चन लगा लिया, या अभी देखो वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई, लोगों ने बैच लॉन्च करना शुरू कर दिया। हम लोग सच में स्टूडेंट कम्युनिटी की हेल्प करने के उद्देश्य से इस बैच को शुरू किए हैं। मुझे पता है कोविड में कितनी समस्याएं हुई हैं। हाँ हाँ, राम बच्चन कह रहे हैं सर मुझे तो न्यूमेरिकल्स बनाना आ गया, ये हमारी उपलब्धि है। सर अगर हमें 10,000 लाइक्स करने होते तो हम लाखों लाइक्स कर देते। गजब काम हो रहा है सर, एक्सीलेंट। कलोरी तो कोचिंग मंडी है सर। हाँ ठीक है ना, अच्छा काम हो रहा है, जो काम वास्तव में होना चाहिए आपके लिए वो हम कर रहे हैं। और सारे सब्जेक्ट करेंगे, प्रॉमिस है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी कराएंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स भी करेंगे, थर्मोडायनामिक्स, RAC, हीट ट्रांसफर सब पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। जितेंद्र सोलंकी कह रहे हैं आपके जैसे गुरुजी और आपकी जैसी क्लास नहीं मिलेगी गुरुजी। नहीं, हमसे बेहतर लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बेस्ट नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं है कि मैं बेस्ट हूँ। बेस्ट तो हमेशा आने वाला होता है। हाँ, कल फिर आएंगे नगमों की नन्ही कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ठीक है ना? तो ये एक प्रक्रिया है। GD पांडे और आप सब लोग इस प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र हैं, समय चक्र की एक सुई मात्र हम लोग हैं। और बेहतर आएंगे, हमसे अच्छा पढ़ाने वाले आएंगे, आपसे अच्छे पढ़ने वाले आएंगे। कोई इसमें मेरे को जरा सा भी इस बात का घमंड नहीं रहा कभी, ना तो गुमान रहा कि मैं कुछ बेस्ट कर रहा हूं। बेस्ट तो आने वाला है, मैं तो बस उसका एक हिस्सा सा हूं, कण मात्र हूं। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं है कि बेस्ट नहीं है। लोग हैं मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बट वो काम नहीं कर रहे। वो इस समय आराम कर रहे हैं, मैं भी आराम कर सकता हूं, मेरी भी अदर सोर्सेज से अच्छी खासी सैलरी बनती है, मैं भी आराम कर सकता हूं। लेकिन एक बार मन किया कि कुछ किया जाए आपके लिए। कई साल से हूं, ऐसा कुछ कर नहीं पाया था अभी तक, तो ये मन था कि आपकी हेल्प के लिए कुछ किया जाए, कुछ स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए किया जाए, तो उसके लिए ट्राई कर रहा हूं। चलिए सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आएगा बताइए। A आएगा कि B आएगा कि C आएगा कि D आएगा? रोहित राय भी आ गए। रोहित भी मेरे पुराने स्टूडेंट रहे ना, वही रोहित है कोई और है? ठीक है, 12 का आंसर बताओ।
ए की, बी की, सी की, डी, 4 ही है, ई एफ तो है नहीं, तुम लोग वो भी बताते हैं। 12 का आंसर क्या आएगा? सी पार्ट। इसको भी याद ही करना है, इसको भी रट लो आप। हालांकि आगे मैं सिखाऊंगा कैसे रटना है, उसको भी सिखाऊंगा। किसके लिए पूछ रहा है? स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है सिखाऊंगा, टरबाइंस के लिए क्या होता है, अभी पंप के लिए भी आने वाला है। अगला सवाल पंप के लिए ही है, अगला सवाल पंप के लिए ही है। स्पेसिफिक स्पीड पंप के लिए क्या होता है बताओ, पंप के लिए क्या होता है? 12 का आंसर, 12 का आंसर क्या है बोलो? 12 का क्या आंसर होगा? देखो टरबाइन के लिए बताया आपने, अब पंप के लिए बताओ 12 का आंसर क्या होगा? टरबाइन के लिए अलग बताऊंगा, पंप के लिए अलग, सब बहुत डिटेल करूंगा बच्चों। हाँ बिल्कुल सिखाएंगे दीपक, बिल्कुल सिखाएंगे। आपके जो सुझाव रहा करे आप ना निसंकोच मेरे को बोला करो, निसंकोच व्हाट्सएप कर दो। अभी एक बच्चे ने सुबह मुझे क्वेश्चन भेजे थे, पता नहीं उस बच्चे का नाम क्या, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जरूर यहाँ वॉच कर रहा होगा तो बताएगा। मैंने उसको लिखा कि बेटा अभी थोड़ा बिजी हूं मैं, शाम में आपको सारा डिटेल देता हूं। बिल्कुल सही बात है, 13 का आंसर है बी पार्ट। आइए 14 पे चलते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्यों लगाते हैं भाई? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिन चीजों में, जिस टॉपिक में जहां आपको समस्या है आप मेरे को बताइए, व्हाट्सएप पे लिखिएगा, ठीक है ना? आप कॉल कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कोई मिस होता हो, न समझ में आता हो, इतने लोगों से पढ़ा कभी नहीं समझ में आया, बताइएगा, मैं समझाऊंगा, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग मेरे से पढ़े हैं, मुझे जानते हैं, जितने दिनों में आपने मुझे जाना होगा, इतना तो आप जान ही गए होंगे कि मैं समझा दूंगा जो चीज वो समझ जाएंगे आप बढ़िया से। नॉन टेक्निकल बच्चा भी मेरी क्लास में अगर बैठ जाए 4-5 दिन तो कहेगा हाँ थोड़ा थोड़ा मैकेनिकल तो आने लगा है। तो जो भी आपको डाउट हो ना, जहां भी डाउट हो, संकोच नहीं, बताइए। वी आर कमिटेड फॉर योर सिलेक्शन, करके दिखाएंगे हम लोग इस बार। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है बताओ भाई, क्यों यूज करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब? हाँ आंसर आने लगे हैं। ड्राफ्ट ट्यूब से हम लोग कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको रेजिडुअल काइनेटिक एनर्जी लिखा है इन्होंने, इनटू प्रेशर एनर्जी, यानी 4 का आंसर क्या होगा? सी पार्ट। किसी दिन ना ड्राफ्ट ट्यूब पर क्लास लूंगा, समझाऊंगा ड्राफ्ट ट्यूब होता क्या है। यूज्ड ओनली इन रिएक्शन टरबाइन, क्यों रिएक्शन टरबाइन में यूज होता है, पेल्टन में क्यों नहीं होता है, ये सब समझाऊंगा, सब समझ रहे ना आप लोग? चलिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है फ्लूइड का, इसके बाद हम थर्मो की क्लास स्टार्ट कर देंगे। बताओ जरा। हाँ राम बच्चन सही कह रहे हैं, मैं 20वें दिन से कंटिन्यू हूं, सही बात है। राम बच्चन रोज आते हैं क्लास लेने, और लीजिए आप लोग क्लास, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। आप देखिएगा हर एक सब्जेक्ट, हर एक फैकल्टी को देखिए, जितने डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको मजा आएगा। बताइए इसका आंसर। बोलो भैया इसका आंसर क्या होगा? 100% रिएक्शन टरबाइन। इसका आंसर वैसे तो बी होगा, देखो पेल्टन तो होगा नहीं, गैस टरबाइन का कोई मतलब नहीं है, लॉ स्प्रिंकल का कोई मतलब नहीं है, फ्रांसिस टरबाइन इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन फ्रांसिस को लेकर के भी, रिएक्शन टरबाइन को लेकर के भी, अच्छा आपसे एक वादा किए थे ना, आज बता नहीं पाए, ध्यान से उतर गया, चलो कल बताएंगे। तुम लोग याद दिलाया करो ना, 5 बातें इंपल्स के बारे में, 5 बातें रिएक्शन के बारे में, कल हमने वादा किया था, लेकिन आपने याद ही नहीं दिलाया तो हमको भूल गया। विवेक दुबे कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, थैंक यू विवेक। ये सब कुछ काम बच्चों आपके लिए है, मुझे कोई शोहरत नहीं लूटनी है इस क्लास से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो हमारा अल्टीमेट पेमेंट है इस क्लास का, और कोई पेमेंट नहीं, कोई शोहरत नहीं पानी है इससे। गुरुजी आज टरबाइन के बारे में, हाँ अब अभी आज तो समय नहीं है, अब इतने समय में बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट चाहिए मुझे, अभी थर्मो की क्लास भी शुरू करनी है, ठीक है ना? तो कल मैं बताऊंगा 5 बातें इंपल्स के बारे में, 5 बातें रिएक्शन के बारे में, कल बताऊंगा।
आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, मैं रोज नाम चेक करता हूं। हाँ हाँ आप कर दीजिए, मैं रोज नाम चेक करता हूं, लाइव आके क्लास लीजिए, लाइव आकर के क्लास लीजिए, इट्स माय रिक्वेस्ट। क्यों लाइव आइए, क्यों लाइव मत आइए, बाद में भी उपलब्ध है तो देख लेंगे। इन सारे तर्क और इन सारे प्रश्नों से परे होकर के लाइव आइए। क्यों आइए, मैं कह रहा हूं इसलिए आइए। अगर थोड़ा सा भी सम्मान आपके मन में मेरे लिए है तो आ जाइए लाइव। क्यों लाइव आइए, मैं ये नहीं, इसका तर्क मैं नहीं जानना चाह रहा हूं कि आप लाइव क्यों आइए। आपको हो सकता है लग रहा हो कि मेरा लाइव आया भी फायदा है, बाद में देख लेंगे, बट आप रियलाइज करोगे कि लाइव आने के बाद जो फीलिंग आपको आती है वो कहीं नहीं आती है, और जो मुझे पढ़ाने में मजा आता है वो भी नहीं आता है। इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज कम लाइव एंड ज्वाइन द क्लास एंड एंजॉय द सेशन। बिल्कुल सुनील, एक सारे चैप्टर 1 घंटे में करा देता हूं, और अभी थर्मो का ना चैप्टर वाइज कर रहा हूं, आगे चल के थर्मो का भी ऐसे कराऊंगा। इतना पढ़ा देंगे यार, इतना करवा देंगे। मेरे पढ़ाए बच्चे हर जगह तो हैं, गेट निकलवाया हम लोगों ने, बच्चे का ईएस निकलवाया, जेई कौन सी बड़ी चीज है। नहीं समर, तीन या 2 नहीं बताएंगे बेटा, एक साथ 5 बताएंगे तब मजा आएगा, तब पहचानोगे आप ना कि भीम कौन है, अर्जुन कौन है, हाँ युधिष्ठिर कौन है, नकुल कौन है, सहदेव कौन है, 5 पांडव पहचानना है ना। समझ में आया ना। तो ठीक है सिविल वाले बच्चों, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का मन नहीं है तो आप जा सकते हैं, रिवाइज करिए। थर्मो पढ़ने का मन कर रहा हो तो पढ़िए, थर्मो भी काम ही आएगा। ठीक है, पढ़ाई तो कहीं ना कहीं काम ही आती है। तो ठीक है, अब हम लोग अपनी क्लास को फ्लूइड मैकेनिक्स से स्विच कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। टीचर वही है, क्लास वही है, सब्जेक्ट बदल गया। हालांकि मेरा तो मन कहता है कि थर्मो और फ्लूइड दोनों का एक ही नाम होना चाहिए, और मैकेनिकल वाले पढ़ते भी एक ही नाम से हैं। सिविल वालों को थर्मो नहीं पढ़ाया जाता, कुछ पार्ट पढ़ाया जाता है। हीट ट्रांसफर के कुछ पार्ट्स हैं जिनको सिविल के बच्चे अगर जानेंगे तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट एंड योर लवली रिस्पॉन्स, थैंक यू। तो जितने भी थर्मो वाले बच्चे हैं, थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ना है, वो सब लोग एक बार थम्स अप करके मेरे को बताएं कि भैया थर्मोडायनेमिक्स की क्लास मुझे अब शुरू कर देनी चाहिए, अब मुझे लेट नहीं करना चाहिए। एक बार सभी लोग थम्स अप करके बताओ, जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं सारे के सारे लोग बताओ थम्स अप करके कि अब हमें क्या शुरू कर देना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स। चलो सब लोग अटेंडेंस दे दो एक बार, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट अटेंडेंस दे दीजिए, क्लास स्टार्ट करा जाए। चलिए बताइए फटाफट। पानी थोड़ा मंगवा दीजिएगा। नहीं अरे चलिए थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पता है पढ़ते क्या है, पता है आपको क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 2 चीज पढ़ते हैं, एक हीट पढ़ते हैं, एक वर्क पढ़ते हैं, और एक हम वर्किंग फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और वर्क के बारे में पढ़ते हैं ना। आइए क्वेश्चंस लगाते हैं जरा थर्मोडायनेमिक्स के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थर्मोडायनेमिक्स का ये है, ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए। मैं पानी पी लेता हूं, बताइए सब लोग क्या होगा पहले का आंसर। पहले प्रश्न का क्या आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस? निम्न में से कौन सा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है? थर्मो की क्लासेस अभी शुरू हुई ना, तो थोड़ा बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं। जैसे जैसे क्लास चलेगी लेवल थोड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और टॉप 50, टॉप 100, टॉप 30 वाले जो कराऊंगा ना थर्मो में, एडवांस लेवल का अलग कराऊंगा, बेसिक का अलग कराऊंगा, हर तरह क्वेश्चंस करवाऊंगा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसी प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल। वेरी गुड। थ्रॉटलिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है? इरिवर्सिबल। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। इन रेफरेंस टू द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इट इज रिक्वायर्ड टू हैव, आपसे पूछा जा रहा है कि जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है वो आप कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ टू अचीव
आपसे पूछा जा रहा है हाउ टू अचीव थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस सवाल को करने से पहले इस बात को समझिएगा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अलग चीज होता है और थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अलग चीज है और थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज है। थर्मल इक्विलिब्रियम आप बड़े आराम से प्राप्त कर लेंगे अगर डेल्टा टी जीरो हो, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई फोर्सेस ना काम कर रहे हो, नो एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी नो चेंज इन द टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो एक्सटर्नल फोर्सेस और नो केमिकल रिएक्शन, अगर ये तीन चीजें एक साथ हो रही हो, साइमल्टेनियसली हो रही हो, तो ये है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और ये है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों एक साथ अगर मिल जाएं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या मिलेगा आपको, आपको ये मैकेनिकल वाला भी मिलेगा, केमिकल भी मिलेगा और थर्मल भी मिलेगा। बात समझ में आया ना, तीनों एक साथ मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द वैल्यू ऑफ n इज 0 इन द इक्वेशन ऑफ pv के पावर n, बहुत सिंपल है, देखो pv के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। कह रहा है अगर n इज इक्वल टू क्या ले लें, अगर n इज इक्वल टू क्या ले लें, n इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लें ना, अगर 0 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, pv के पावर 0 बराबर कांस्टेंट। और बताओ पावर 0, किसी चीज की अगर पावर 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1 का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यूपीपीएससी एई में आया है, ये कहाँ आया है, यूपीपीएससी एई में। तो क्या जेई में रिपीट नहीं करेगा, बिल्कुल रिपीट करेगा। समझ में आ रहा है ना, थम्स अप करके बताना भाई लोग, समझ में आता है कि नहीं आप लोग को। देखो एक चीज जानते हो कि नहीं, पीवी के पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है, अगर n की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, p कांस्टेंट बन जाएगा ना। और p कांस्टेंट का मतलब क्या है, आइसोबेरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बन गया, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस का एक नाम और होता है आइसोपिएस्टिक प्रोसेस, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं आइसोपिएस्टिक प्रोसेस। सारे ही सीख लो ना, याद हो जाएगा आपको। बताओ अगर n की वैल्यू 1 रख दें, अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, बताओ जरा, सारे सीख लो। अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस को, आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी इसको हाइपरबोलिक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हाइपरबोलिक, समझाएंगे आगे चल के। समझ में बात आ रही हो थम्स अप करके बताओ, बात पकड़ में आ रही कि नहीं। अगर पीवी की, अगर यहां पर n की वैल्यू इनफाइनाइट ले लें तो यही प्रोसेस क्या बन जाता है, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है क्या बन जाएगा, आइसोकोरिक। सारा डिटेल में कर दे रहा हूं। अगर यहां पे n की वैल्यू गामा ले लें तो क्या बन जाता है, pv के पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। थम्स अप करके बताओ बेटा अगर बात समझ में आ रही हो तो। ये प्रोसेस कौन सा बन गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह का चाहे कोई भी सवाल आए, अभी एक सवाल इस तरह का और है, इस तरह का कोई भी सवाल आए लगा सकते हैं आप, देख लो एक बार।
बोर्ड पे देख लो आपको एक बार। अगर n की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू 1 हो तब क्या होगा, अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट हो तब क्या होगा, n की वैल्यू गामा हो तब क्या होगा। सारी बातें एक साथ एक्सप्लेन कर दी हमने, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ, 4 का आंसर बताओ क्या होगा। कह रहा है वो टेम्परेचर बताइए, वो टेम्परेचर बताइए जिस पर कि वो टेम्परेचर बताइए जिस पर कि टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। इसको आगे मैं किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ये क्या है, इसको डिटेल में करूंगा। वैसे 4 का आंसर बी पार्ट है। 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताया गया है आपको। बताइए व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। मैं एक बार स्क्रीन से हट गया हूं ताकि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखे। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम, बोलो भाई। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। देखो आइसोलेटेड सिस्टम की एक खासियत होती है, आइसोलेटेड सिस्टम की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है बताओ, बोलो भाई। आइसोलेटेड सिस्टम की क्या खासियत होती है, इसकी खासियत क्या होती है बताओ। कहीं लिखा है खासियत इसकी। 5 का आंसर कहीं लिखा है सी, सी बता रहे हैं आप लोग। कैन नॉट ट्रांसफर ईदर एनर्जी और मास टू आर फ्रॉम द सराउंडिंग। बिल्कुल सही बात है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम न तो मास ट्रांसफर करेगा न तो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकता है, एग्जाम्पल। आइसोलेटेड सिस्टम का एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो बहुत पॉपुलर है। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स, यूनिवर्स किसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्स किसका एग्जाम्पल है। क्या आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल यूनिवर्स हो सकता है, बोलो। क्या यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है क्या, बोलो भाई। यूनिवर्स भी हो सकता है ना, ये बहुत पूछता है। ये एग्जाम्पल, यूनिवर्स एग्जाम्पल कैसे हो गया, यूनिवर्स कैसे एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि देखो आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास अंदर जाएगा ना तो एनर्जी अंदर जाएगा, ना मास बाहर जाएगा ना एनर्जी बाहर जाएगा। यानी सिस्टम में ना तो कुछ अंदर जाएगा ना तो कुछ बाहर जाएगा। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स माने ब्रह्मांड। यूनिवर्स मतलब कि सिस्टम सराउंडिंग दोनों को जोड़ दिया, यही तो यूनिवर्स होता है। सिस्टम को भी जोड़ दिया और सिस्टम के साथ यहाँ पे हमने सराउंडिंग को भी जोड़ दिया, सराउंडिंग को भी जोड़ दिया। तो देखो इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, तो अब इसके बाहर इसके अंदर कुछ बचा, कुछ बचा ही नहीं। जो है सब इसी के अंदर है, इसके बाहर कुछ नहीं है। ना तो बाहर से कुछ आएगा, क्या यूनिवर्स से कुछ आएगा, नहीं। क्या यूनिवर्स में कुछ जाएगा, नहीं। हम सब जो कुछ भी है यूनिवर्स में ही है। तो ना तो यूनिवर्स में कुछ आप भेज सकते हैं ना तो यूनिवर्स में कुछ ला सकते हैं। इसलिए यूनिवर्स भी एग्जाम्पल हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम का। समझ में आ रहा है कि नहीं। यूनिवर्स एग्जाम्पल तो है, ये सब जानते हैं। क्यों एग्जाम्पल है ये नहीं जानते हैं भाई। एग्जाम्पल क्यों है यूनिवर्स, क्योंकि देखो ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम है और बाहर की सराउंडिंग है। आप बताओ ना, क्या आप दोनों को जोड़ दिया आपने तो यूनिवर्स बन गया, दोनों को आपने जोड़ दिया। अच्छा कुछ लोगों को ना बड़ा डाउट है, उनको लगता है यूनिवर्स माने पूरा ब्रह्मांड, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स माने पूरा ब्रह्मांड जैसी कोई बात नहीं है। यूनिवर्स माने सिर्फ है सिस्टम और सराउंडिंग का योग, जोड़ दोनों का। अब बताओ सराउंडिंग से ही तो सिस्टम में आप भेजते थे और सिस्टम से सराउंडिंग में कुछ नहीं भेज पाओगे आप, और जहां कुछ नहीं भेज पाते हो वही तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। न तो आप एनर्जी भेज पाओगे, न तो आप मास भेज पाओगे, न तो आप एनर्जी निकाल पाओगे, न तो आप मास निकाल पाओगे। अरे समझ में आ रहा है,
रटना तो नहीं पड़ रहा है ना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स रटना तो नहीं पड़ रहा है, इंजॉय कर रहे हो ना, आगे बढ़ा जाए, बोलो यार। आगे देखो, इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या है? पीवी के पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा ये बताओ, तुम लोग सब जगह पढ़ते हो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कोई मुझे आज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की परिभाषा बता सकता है? कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? क्या पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की परिभाषा मेरे को कोई बताएगा? डेफिनेशन चाहिए मुझे, डेफिनेशन। और नहीं बताएगा तो मैं कल इसी क्लास में बताऊंगा आपको। अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की परिभाषा कल आपको क्लास में बताऊंगा। आप में से कोई ऐसा है जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की डेफिनेशन बता पाए मेरे को? कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? अरे आंसर नहीं चाहिए जी, आंसर तो तुम लोग कर ही लोगे यार, आंसर बड़ी बात थोड़ी ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ एडियाबेटिक गलत, बलराम गुड इवनिंग। बलराम जो है मेरी क्लास शायद बिहार से ज्वाइन कर रहे हैं ना बलराम, और बलराम केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। हाँ सही हूं ना मैं? बलराम कुमार योद्धा, बिहार में आप कहां से हैं बलराम? आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपको शायद मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा, लेकिन आपसे ना प्रॉमिस है कि क्लास तो लेनी है, तो ले रहा हूँ। यस 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 बलराम, पर डे 3 से 4 फ्लूइड मैकेनिक्स, 4 से 5 थर्मोडायनेमिक्स पर डे चलेगा। और अभी तो ना मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट पढ़ा दे रहा हूँ थर्मो में, अभी बहुत डिटेल करूंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। नहीं दीपक केसरी आपका भी गलत है जवाब, और दीपक यादव आपका भी गलत जवाब है। बेगूसराय से हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। बिहारी लोग बहुत अच्छे होते हैं, बिहार के लोग की भाषा कितनी मीठी होती है, कितना प्यारा बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है कि हम लोग अलग अलग राज्यों से लोग हमें ज्वाइन करते हैं। पॉलीट्रॉपिक, दीपक मुंबई से ज्वाइन करता है, महाराष्ट्र से, बिहार से बलराम जी हैं, पढ़ा मैं यूपी में रहा हूँ। और भी कोई दूसरे राज्य से ज्वाइन करता है क्या? देखो बच्चों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है? पॉली मतलब कई सारे, पॉली मतलब कई सारे प्रोसेस, जहां पर एक साथ कई सारे प्रोसेस हो रहे हों, जहां पर एक साथ कई सारे प्रोसेस हो रहे हों उसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा मोहित तुम दिल्ली में हो इस समय? अच्छा मुझे लगा तुम इलाहाबाद में हो। पॉलीट्रॉपिक का मतलब है जहां कई सारे प्रोसेस हो रहे हों। बोलो यार, जैसे जैसे कौन सा प्रोसेस हो सकता है पॉलीट्रॉपिक? कोई एक एग्जांपल बताएगा? कल मैं आपको ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्लास की शुरुआत में पढ़ाऊंगा। जैसे ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगा आप बोलना सर थोड़ा पॉलीट्रॉपिक पढ़ा दीजिए 10 मिनट, और इतना ब्यूटीफुली पढ़ाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। और तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, कल तक आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में जो पढ़ सकते हो पढ़ लेना। और आपको एक दिन मैं पढ़ाऊंगा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। क्या पढ़ाऊंगा? पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। जैसे आप एडियाबेटिक इंडेक्स पढ़ते हो ना, ऐसे पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, आपको डिटेल करूंगा, इसका फॉर्मूला पूरा निकलवाऊंगा। कल मेरे को याद दिलाना, क्लास शुरू होते ही सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बताइए क्या होता, इतना। और आप जितना पढ़ सकते हो आज पढ़ना, और फिर कल देना, कितना मजा आएगा आपको। चलिए, अगर इसमें हमने इनफाइनाइटली लार्ज ले लिया तो मैं बता ही चुका हूं उसमें वैल्यू कितनी आएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा ए पार्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं, ये जानते हो कि नहीं तुम लोग? और आइसोकोरिक के अलावा एक नाम और बताओ, एक नाम और बताओ आइसोकोरिक के अलावा, जल्दी बोलो एक नाम और। आइसोमेट्रिक, ये जानते थे कि नहीं? आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं।
किसको किसको भैया? आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं, आइसोकोरिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक बलून का एग्जाम्पल लेके, गुब्बारे को फुलाते हुए गुब्बारे का एग्जाम्पल लेकर के कल मैं इसी क्लास में गुब्बारा बलून फुलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप समझते कैसे हो, पूरा डिटेल करूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़े। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर भी मेजर करता है किसी स्रोत का विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, टच नहीं करता है, टच नहीं करता है, और इंस्ट्रूमेंट का मेजर कर लेता है वो भी, टेम्परेचर भी। बताओ ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? देखिए लैपटॉप ऑन कर दीजिए। ऐसा इंस्ट्रूमेंट है पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। अरे सूरज चाचू का तापमान नापना है, सूरज चाचू का तापमान नापना है, क्या टच करके नापोगे? जाओगे उनको लगाओगे थर्मामीटर? नहीं। ये किस तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं? रेडिएशन टाइप होते हैं। ये कैसे हैं? रेडिएशन टाइप, रेडिएशन टाइप। रेडिएशन में टच करना जरूरी नहीं है। रेडिएशन समझते हो ना? मेरे पास एक लड्डू है, मैंने तुमको ऐसे फेंका, तुमने कैच कर लिया, ये लड्डू देने का रेडिएशन तरीका है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन जानते हो? नहीं जानते हो? समझा दूं क्या? देखो देखो, ये देखो, ये देखो मैं हूं, ये देखो तुम हो, ये मैं हूं, ये तुम हो। समझ में आया ना? मेरे पास एक लड्डू है, यहाँ पे मेरे पास एक लड्डू है, और मैं ऐसे लड्डू लेकर के ना ऐसे खड़े होकर तुमको दे दूं, ऐसे बगल वाले को, बगल वाले ने उसको, फिर उसने उसको। कई लोग हैं, मान लो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये मान लो मैं हूं, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। मैंने अपना लड्डू ऐसे दिया, ऐसे ऐसे, और तुमने लड्डू ऐसे ले लिया, फिर बगल वाले को, फिर ऐसे बगल वाले को। अपनी जगह से हिले नहीं, अपने प्लेस पे खड़े रहे और लड्डू ट्रांसफर करते रहे। अगर अपनी प्लेस पे फिक्स रहते हुए, अपनी प्लेस पे फिक्स रहते हुए, अगर आप अपनी प्लेस पे फिक्स हैं और लड्डू ट्रांसफर करते रहे, तो ये तरीका कहलाता है कंडक्शन। जान लो, समझा रहा हूं बहुत बढ़िया से, याद हो जाएगा। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन क्या होता है कभी भूलेगा नहीं। और समझ में आए बात तो थम्स अप करके बताओगे। हम सब अपनी जगह खड़े हुए, मैं यहाँ पे हूँ, देखो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे बगल एक बंदा, मेरे बगल एक बंदा, हमारे हाथ में लड्डू है, लड्डू हैरी ने लड्डू दिखा के समझाते तुमको। उस बंदे ने क्या किया? ऐसे लड्डू अपने जगह खड़े खड़े उसने लड्डू ऐसे दे दिया, दूसरे ने ले लिया, उसने तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, ऐसे लड्डू कहीं वहां पहुंच गया जहां पहुंचना चाहिए था। यह तरीका कहलाता है कंडक्शन। अब मैं यहां से चाहूं तो जा करके उसको लड्डू दे सकता हूं जिसको देना है, मतलब मैं मूवमेंट नहीं कर रहा ना। कंडक्शन में नो मूवमेंट, कंडक्शन में मैं मूव नहीं कर रहा, लेकिन मैं मूव करते हुए जाके दे दूंगा। अगर भाई मैं यहां पे हूं, मैं यहां से सीधे सीधे जाकर के इसको लड्डू दे दिया, तो क्या हुआ? कन्वेक्शन। अगर मैं मूव कर गया तो दूसरा तरीका क्या हो गया? कन्वेक्शन। और एक तरीका यह हो सकता है कि मैंने लड्डू यहां से फेंका और उसने कैच कर लिया, वो तीसरा तरीका क्या होता है? रेडिएशन। बोलो भाई। तो रेडिएशन में टच करना जरूरी नहीं है, नॉन टचिंग टाइप, नॉन डायरेक्ट टाइप। हाँ, हीट ट्रांसफर का बात है, यहां भी समझा दिया, काम आया। तो देखो हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स तो आपस में मिला जुला चलता रहता है। बात समझ में आया ना? क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा थोड़े बताएगा कि हीट ट्रांसफर का कि थर्मो का है, तो आंसर चाहिए। हीट ट्रांसफर और थर्मो में क्या अंतर जानते हो? थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन है जेई का, आपके जेईई का। हीट ट्रांसफर में और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है? कोई बताएगा? हीट ट्रांसफर में और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स? बताइए। आप नहीं बता पाएंगे तो कल बताऊंगा मैं आपको।
चलो क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। 8 अच्छा क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, तुम लोग को पूरा दिखेगा, नहीं तुम लोग शिकायत करते हो सर दिखता ही नहीं है, आप खड़े हो जाते हैं सामने। सामने नहीं हूं मैं, बताओ 8 का आंसर बोलो क्या होगा, क्या होना चाहिए भाई 8 का आंसर बताओ। थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या अंतर है? ड्राइविंग फोर्स का अंतर नहीं है देव बेटा, ड्राइविंग फोर्स का अंतर नहीं है, कुछ और अंतर है। हीट ट्रांसफर में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात होती है, जबकि थर्मोडायनेमिक्स में केवल हीट के ट्रांसफर की बात होती है। बात समझ में आया? समीक्षा ने सही जवाब दिया। थर्मोडायनेमिक्स में क्यू पढ़ते हैं और इसमें क्यू अपॉन टाइम पढ़ते हैं, क्यू बाई टी। क्यू माने हीट, ये डिफरेंस होता है दोनों में। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं हीट दिया, हीट लिया, यहां पढ़ते हैं कितने समय में कितनी हीट दिया, कितने समय में कितनी हीट लिया, यानी यहां हीट पढ़ते हैं और यहां रेट ऑफ ट्रांसफर पढ़ते हैं। किसका रेट ऑफ ट्रांसफर? हीट का। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अरे डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े नहीं जानते हैं, जान लो। क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ फटाफट। ये जो नए लोग आए हैं उन्होंने लाइक क्यों नहीं किया? बोलो जल्दी लाइक करो वीडियो। कल मैंने 60 लाइक क्लास में करवा के मैं गया था और आज तुम लोगों ने क्या हालत कर दी है? कितने लाइक्स हैं? कितने हैं भैया? 55 ही हैं। 5 पीछे चल रहा हूं। लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पीछे चल रहे हैं, कैसे काम चलेगा बताओ? 8वें का आंसर बताओ। पिस्टन सिलेंडर है, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा भी लगेगा, P इंटू डेल्टा भी लगेगा। P की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है, दिख रही है क्या सवाल में? दिख रही है। कितना दी हुई है P की वैल्यू बताओ जरा। P की वैल्यू कितना दी हुई है? 600 किलो पास्कल। किलो पास्कल है तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देते हैं। V की वैल्यू क्या होती है? V2 माइनस V1 होती है। बोलो यार, तो 600 गुणित्ते 10 के घाते 3 कर देते हैं। V2 माइनस V1, V2 ही तो पूछ रहा है ना, फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है, फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है। और V1 कितना दिया हुआ है? 0.01। बोलो यार, इसको सॉल्व कर लोगे W नहीं आएगा? आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे W नहीं आएगा। गुड आफ्टरनून ओम प्रकाश, गुड आफ्टरनून। बताओ सॉल्व करोगे वैल्यू आंसर नहीं आ जाएगा? कितना आएगा बताओ, कितना आ रहा है? मुझे लगता है इसका आंसर ए आना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें जो दी हुई हैं उस पर ध्यान मत दो, सीधे जो आंसर निकलेगा ना वो ये आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। स्टेट में ऐसी क्वेश्चन आएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPRVNL, UPRVUNL, UPSSSC, JEE, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखो स्क्रीन पे कुछ चल नहीं रहा, तुम लोग कुछ कमेंट करके बता नहीं रहे। ओम प्रकाश आपकी पहली क्लास है क्या? जो लोग नए लोग आ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दे। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, आप मेरे को ना व्हाट्सएप पे हाय बोल देना ताकि मैं आपका नंबर सेव कर पाऊँ, आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी भेज पाऊँ। कभी PDF नहीं आए तो दे दूंगा और अच्छे क्वेश्चंस भी मैं भेजूंगा। अब एक ग्रुप बना रहा हूँ अलग से। इसका आंसर आ गया ना, करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। स्टेट के लिए ना शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा स्टेट में, जान लो। चलो ये तो और शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन के बीच लड़ाई चल रही है, हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से शानदार क्वेश्चन है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन की बात चल रही है। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N-1, ये वर्क डन होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। दिस इज द वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। P1 V1 P2 V2 N-1 सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। और पुट करके देखते हैं, बताओ जरा कैसे करेंगे? बोलो भैया, हाँ कैसे करेंगे बताओ, लगाओ सवाल जरा। P1 V1 की वैल्यू तो 0 ही दी हुई है। P2 कितना है? 600 और V2 है 0.01, तो
तो कितना हो जाएगा 600 गुणित 0.01 अपॉन n माइनस 1। n की वैल्यू है -1। कितना अच्छा सवाल है, देखो ना कितना बढ़िया सवाल है, मजा आ जाएगा ऐसा सवाल लगा करके। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसा है ना कि आपको टेंशन सी होगी कि अरे यार सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, क्या कर रहे हैं। फॉर्मूला बेस्ड है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है। देखो यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, -6 बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 3 कट जाएगा, 2 3 या 6, 3 आंसर आएगा। कितना बढ़िया सवाल है, कितना अच्छा सवाल है ना। बोलो आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से देखो, मैं जरा सा पानी पी के आता हूं, आप तो ध्यान से देखो 10। चलिए भाई, कह रहा है ना आइडेंटिफाई द ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम आइडेंटिफाई कर लो और क्लोज सिस्टम आइडेंटिफाई कर लो। देखो ऐसे सवाल जब आपको ये सब लिख के आ जाएगा ना, ब्लड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, ह्यूमन बॉडी, शेल एंड ट्यूब, हीट एक्सचेंजर, तो पहली बात तो आधा आपका कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही गिर जाता है कि सर अब तो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं लग रहा। जब कभी सवाल ऐसे आ जाए एग्जाम हॉल में कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे कि सर हमें तो नहीं लग रहा कि हमारे बस का है, ये हमसे हो पाएगा, सर ये ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, सर ये ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, देखो यही हो रहा होगा, ये 3 ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, चौथा ऑप्शन तो समझ में आ रहा है ना। कई बार ना जरूरी नहीं कि आपको सारे ऑप्शन समझ में आते हों, चौथा ऑप्शन तो समझ में आ रहा है। एयर कंप्रेसर क्या है बताओ, ओपन सिस्टम है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। बॉयलर क्या है, बॉयलर क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम कब होगा बॉयलर, जबकि क्लोज्ड शेल हो उसकी। अगर बॉयलर की शेल क्लोज्ड है तो बॉयलर क्लोज सिस्टम होगा, और ये आपका ओपन सिस्टम है, तो ठीक है, ओपन क्लोज का कॉम्बिनेशन मिल तो गया, सी ऑप्शन को करेक्ट लगाओ। काहे परेशान हो कि नहीं और बाकी नहीं समझ आ रहा, बाकी समझना ही नहीं है भैया, ए बी और डी नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझना है यार, जो समझ में आ रहा है खाली वो लगाओ ना टिक। बात समझ में आया ना। तो ऐसे क्वेश्चन से भी डील करना सीखिए, ये भी आपकी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। चलो 11 बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ फटाफट, 11 का आंसर क्या होगा। ठीक है, आज मैं थर्मो वाली क्लास थोड़ा सा पहले छोड़ दूंगा, 2 क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं 11 और 12, उसके बाद फिर शिवेन सर आएंगे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, थकान लग रही है, तो पहले छोड़ दूंगा, कल मैं कंप्लीट करूंगा बाकी क्वेश्चंस आपके, ठीक है ना। चलो 11 और 12 करते हैं।
क्लोज सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। बताओ 11 का आंसर क्या होगा? सर आ गए हैं क्या? ठीक है, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 12 छोड़ दूंगा। ठीक, 11 और 12 बताओ भाई। 11 का आंसर होगा सी पार्ट। बहुत सिंपल है। क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? परमिट्स द पासेज ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री बट डज नॉट परमिट द पासेज ऑफ मैटर। मास को अलाउ नहीं करेगा लेकिन एनर्जी को अलाउ कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही आसान है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सब लोग जानते हैं 12 के आंसर में तो कोई दम नहीं है, इसको तो सब लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में थोड़ा सा आपके लिए पहले छोड़ दे रहा हूं। 12 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, बाकी शिवेन सर आएंगे, वो अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, प्रोडक्शन वाली क्लास को। क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं? आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके सुझाव की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप अपनी क्लासेस के सुझाव कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं कि आप क्लासेस को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ये सारा कुछ आप मेरे को ब्रीफ कर सकते हैं। मेरी हमेशा मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ इन क्लासेस के दौरान कि आप लाइव आइए, प्लीज़ कम लाइव टू ज्वाइन द सेशन। लाइव आकर के क्लास लीजिए, लाइव सेशंस लीजिए। लाइव पढ़ाने का भी अलग मज़ा है और लाइव पढ़ने का भी अलग मज़ा है। तो लाइव आकर के सभी स्टूडेंट्स जो हैं, सभी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट ज्वाइन करें, लाइव क्लासेस लीजिए। बाद में हमारा वीडियो तो उपलब्ध रहेगा ही आपके लिए, लेकिन लाइव आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा और निश्चित रूप से हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा। ठीक है ना? तो आज की क्लास में कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, कल से क्लासेस फिर 4 बजे मुलाकात आपसे होगी थर्मोडायनेमिक्स को लेकर के, और फ्लूइड मैकेनिक्स वाली क्लास आपसे हम 3 बजे से मिलते हैं, वैसे ही मिलेंगे। दिन प्रतिदिन क्लास और इंटरेस्टिंग बनेगी और अच्छी बनेगी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी जो आप मिस करते हो वो भी समझाएंगे। आज वाली क्लास में भी थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, जैसे आपका PV टू द पावर n को लेकर के, जैसे अभी आप पढ़े हो ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, अभी तो पढ़े हो, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। इसी तरह से ना आप जो है एडियाबेटिक का भी याद कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना होता है वर्क डन, कितना होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, ये होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। जहां गामा क्या है, गामा है एडियाबेटिक इंडेक्स। गामा का नाम क्या है? एडियाबेटिक। देखो जहां जरूरत पड़ती है ना वहां मैं आपको थ्योरी बताता रहूंगा। एडियाबेटिक इंडेक्स, गामा की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है? 1.4। ठीक है ना? गामा की वैल्यू होती क्या है? Cp अपॉन Cv। तो जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां मैं आपको इन चीजों को भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो अभी आज मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले कंक्लूड कर रहा हूं। शिवेन सर इज गोइंग टू ज्वाइन द सेशन, आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन। एक बार सब लोग फिर से शेयर कर दीजिए और सर की क्लासेस को एंजॉय करिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।